साथियों नमस्कार। साथियों आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे स्टेट की, ऐसे राज्य की जिसके बारे में जब चर्चा की जाती है तो हमारे दिमाग में हमेशा कुछ पॉजिटिव बातें ही आती हैं। ये पॉजिटिव बातें हमारे दिमाग में भरी गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश की गई हैं, ऐसे अखबार में चीज़ें छापी गई हैं जिससे कि हमारे दिमाग में एक प्रिंट ऐसा बन जाए कि केरल में तो सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। हम इस केरल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। केरल के बारे में मैं पूरी एक सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्या केरल पहले से ही ऐसा था, या पहले सब कुछ बेकार था अब सब कुछ अच्छा हो गया है, या पहले सब कुछ बहुत अच्छा था अब कम अच्छा रह गया है। इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या कारण है कि केरल में जो रिलीजन फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है इन टर्म्स ऑफ अदर रिलीजन्स। जो वहाँ का ओरिजिनल रिलीजन था वो कैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बाकी रिलीजन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे सुनियोजित तरीके से वहां पर कन्वर्जन कराया जा रहा है, किस तरह से उस कन्वर्जन को भी बड़े पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। किस तरह से केरल में धीरे धीरे जमीनों को हड़पा जा रहा है, किस तरह से वहां पर मंदिरों को कम किया जा रहा है तथा जितनी भी पूजा स्थलें हैं उनको धीरे धीरे इनसिग्निफिकेंट घोषित किया जा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार केरल की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अंदर ही अंदर, किस तरह की पॉलिसीज लाई गई हैं जिससे केरल आज एक खोखला प्रदेश बनता जा रहा है जहां पर सरकारी नौकरों को देने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीज़ों को इस तरह से पेश करते हैं कि हमें लगता है कि वहाँ पर तो एजुकेशन रेट बहुत अच्छी है, वहाँ पर तो अस्पताल बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन लिटरेसी एजुकेशन इतना कर दिया जाता है हमारे दिमाग में कि इसकी आड़ में हर बुरे पाप को छुपा लिया जाता है। जैसे आपने दिल्ली में भी सुना होगा, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली की एजुकेशन। ऐसे केरल के बारे में सुनते हैं, केरल के स्कूल। ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग होते हैं ना, ये अपना प्रोपेगेंडा चलाते ही ऐसे हैं। ये स्कूल और हॉस्पिटल को सामने रखेंगे और उसकी आड़ में आपको चुप कराते रहते हैं और पीछे पीछे अपना खेल करते रहते हैं। इन लोगों का ये पूरा खेल जो है हम इस सीरीज में एक्सपोज करेंगे। एक एक हम एपिसोड लेकर के आएंगे। 3 या 4 एपिसोड में पूरे केरल के जो जितने भी वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सभी में अवेयरनेस फैले। जो सत्य है वही हम डिस्कस करेंगे, विद प्रूफ डिस्कस करेंगे। अब इसमें किसी को अच्छा लगे तो उसकी मर्जी, बुरा लगे उसकी मर्जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें केरल के बारे में ज्यादा तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इतना पता जरूर है कि लगभग 3 शताब्दी पूर्व, लगभग बिफोर कॉमन एरा से 3 शताब्दी पूर्व जब अशोक का शासन था, तो उस दौरान अशोक का शासन इस पूरे क्षेत्र में था। जो आपने संसद में ये तस्वीर लगी हुई देखी होगी इंडिया के नक्शे की, जिसे अखंड भारत भी कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र में अशोक का शासन था। लेकिन दक्षिण में 4 प्रांत ऐसे थे जहां पर अशोक का साम्राज्य नहीं था, वहां पर उसका रूल नहीं था। पहले क्या होता था कि ऐसे स्टेट वगैरह नहीं होते थे जैसे आजकल हम स्टेट बना देते हैं, लाइन खींच देते हैं कि ये केरल हो गया, या ये कोई महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, ऐसे लाइन खींच देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जहां तक राजा का इन्फ्लुएंस है, यहां तक है तो यहां तक, इसके आगे है तो आगे तक। देखिए, जहां तक राजा का शासन है वहां तक वो उसका एरिया है। कल राजा ने अगर ये इलाका जीत लिया तो ये भी उसका एरिया आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां जाके फेंसिंग लगवाएंगे, ऐसा नहीं होता था। तो पहले जहां तक आपका शासन है वही आपका क्षेत्र होता था। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं या उनके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है अशोक के रूल के बारे में, तब हमें यह पता चलता है कि लगभग 3 शताब्दी पूर्व ये जो साउथ के किंगडम है, यहाँ पर 4 बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। आपने कुछ नाम सुने होंगे, चेरा, चोला, पांड्या, इस टाइप के साम्राज्य हुआ करते थे। और इन साम्राज्यों की विशेषता ये थी कि ये साउथ इंडिया को न सिर्फ कल्चरली रिच रखते थे, यानी कि सांस्कृतिक रूप से मजबूत रखते थे, बल्कि ये यहाँ पे व्यापार का काम भी करते थे। व्यापार कैसे करते थे? साफ समुद्र मार्ग से, सी रूट से व्यापार करने का काम भारत बहुत पहले से कर रहा था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने आकर के सिखाया है। और ये लोग लंबे समय से बाहर के लोगों के साथ चीजें खरीद रहे थे या बेच रहे थे, इस चीज के लिए जाने जाते थे। और अशोक के काल में भी जो केरल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को केरल ना कहकर के केरल पुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केरल पुत्र, केरला पुत्र या केरल पुत्र कहा जाता था। तो हमें क्या पता चलता है कि अशोक के काल में केरल को केरला पुत्र कहा जाता था। और कब की बात है? लगभग 3 सेंचुरी बीसी की। बीसी क्या होता है? कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब आज अगर 2024 चल रहा है तो आज से लगभग 2024 साल पीछे चले जाइए, लगभग तो वहां की बात चल रही है, उसे सीई बोलते हैं। और उससे भी पीछे चले जाइएगा तो बीसीई बोल देते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ये 0 है, 0 से भी पहले, यानी इससे भी 200-300 साल पीछे चले जाएं तो वहां की बात हो रही है। ठीक है, इस टाइम तक हमें बस इतना पता है कि यहां पर कुछ किंगडम्स थी, अपना राज्य चला रही थी, बिजनेस कर रही थी, और अशोक का अपना राज्य ऊपर की तरफ चल रहा था।
ठीक है साहब। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो केरल वाला क्षेत्र है, जिसे हम केरल का क्षेत्र आज कहते हैं, आज केरल का नक्शा ऐसा नहीं है, कुछ अलग है, लेकिन उस टाइम तक इसका नक्शा कुछ इस टाइप से होता था। और यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली यानी कि मुख्य तौर पर चेरा किंगडम था जो इसको शासन करता था या रूल करता था, चेरा किंगडम। ऐसे ही एक पांड्या किंगडम होता था जो केरल का आज वाला कुछ पार्ट और कुछ आपका तमिलनाडु वाले पार्ट पर रूल करता था। ये पांड्या हार्दिक पांड्या वाला नहीं है, ये पांड्या एम्पायर हुआ करता था पहले, साउथ इंडिया में काफी मजबूत इनका एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला रीजन संभालते थे। और इससे ऊपर आ जाएंगे आंध्र प्रदेश वाला रीजन या थोड़ा कर्नाटक वाला रीजन, तो यहाँ पर चोला एम्पायर हुआ करता था। तो चोला, चेरा, पांड्या, इनके बारे में आपने हिस्ट्री की किताबें बहुत सुना होगा, लेकिन उतना नहीं सुना होगा कि ये लंबे समय तक याद रहे। आपको याद क्या रहता है? अकबर, आपको हुमायूं याद रहता है, आपको औरंगजेब याद रहता है, क्योंकि ये याद करवाया गया है। एनसीईआरटी में जानबूझ करके मुगल्स की चर्चा ज़्यादा की गई है, इन लोगों की कभी चर्चा नहीं की गई। इनकी चर्चा करी जाती है एक आध पैराग्राफ में, थोड़ी सी चर्चा करके छोड़ देते हैं, इसलिए हमें ये पता ही नहीं कि ये लोग थे क्या। अब इन लोगों की विशेषता क्या थी? मैंने जैसा कि बताया कि एक तो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। अरेबियन सी है पूरा इस तरफ, अरेबियन सी के जरिए बिजनेस करते थे। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से भी बिजनेस करते थे, अरब कॉन्टिनेंट से भी बिजनेस करते थे, और उधर आपका ईरान की साइड भी बिजनेस करते थे। ये लोग बिजनेस के लिए जाने जाते थे, और इनका बिजनेस इस तरफ भी होता था, नॉर्थ जो आसियान कंट्रीज हैं वहाँ पर, जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ पर भी इनका बिजनेस था। ऐसे कई साक्ष्य हमको इतिहास में मिलते हैं। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे ही कॉमन एरा आया, तो यानी फर्स्ट सीई के आसपास की बात है, फर्स्ट सीई के आसपास की बात है, यानी कि जब कॉमन एरा को भी लगभग 100 साल के आसपास बीत गए थे। उस दौरान क्या हुआ था? केरल में बहुत से रोमन्स और ग्रीक्स आने लगे, क्योंकि रोमन भी अपने आप में एक सिविलाइजेशन बन चुकी थी और ग्रीक भी अपने आप में एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन बन चुकी थी। उन लोगों ने भी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था, तो उन लोगों ने केरल की तरफ आना स्टार्ट किया। केरल में ही क्यों आते थे? क्योंकि जब भी आप देखिए, जब भी आप इस तरफ से भारत की तरफ आएंगे, अरेबियन सी से भारत की तरफ आएंगे, तो आपको या तो केरल का साइड मिलेगा या आपको महाराष्ट्र का साइड मिलेगा। महाराष्ट्र का साइड मिलने का ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि इस तरफ उतने ज़्यादा सी रूट्स नहीं है जितने कि इधर हुआ करते थे अफ्रीका की तरफ, या अफ्रीका के नीचे जो केप ऑफ गुड होप बोली जाती है, इस तरफ से जो रास्ते थे वो ज़्यादा थे। इसलिए साउथ इंडिया के केरल वाले पोर्शन में बाहर के लोग ज़्यादा आते थे, केरल पहले पड़ जाता था। ज़्यादातर रोमन्स आने लगे प्लस ग्रीक्स आने लगे। धीरे धीरे रोमन्स और ग्रीक्स के साथ साथ ज्यूज भी आने लगे, यहूदी लोग। तो जिन यहूदियों की हम चर्चा करते हैं आज इजराइल में, जिनको भगा दिया गया था इजराइल से, यूरोप में फैल गए थे, अन्य देशों में भी फैल गए थे, ये भारत में भी आए थे। फर्स्ट सीई के आसपास की बात कर रहा हूँ। यहूदी धीरे धीरे यहाँ बसने लगे, रोमन्स भी आते रहे, ग्रीक्स भी आते रहे। इन लोगों ने देखा कि केरल तो बड़ा समृद्ध है, यहाँ पर तो काली मिर्च होती है, यहाँ पर तो कार्डामम यानी कि इलायची होती है, यहाँ पर तो और मसाले होते हैं, मसालों के लिए तो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये लोग अपना मसाले वगैरह लेके जाते रहते थे, व्यापार करते रहते थे, काफ़ी हद तक टच में थे भारत के केरल से। यहाँ के राजाओं को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, उस टाइम जो राजा हुआ करते थे, चाहे पांड्या हो, चेरा हो, चोला हो, ये आपस में लड़ते तो रहते थे नो डाउट, लेकिन इनमें एक चीज अच्छी थी कि जो भारत का कल्चर था, संस्कृति थी, उसको हमेशा ही जीवित रखते थे और उसको सबसे ज्यादा महत्व देते थे। ये सभी किंगडम ऐसे थे जो अपने शासन में सभी को बराबरी देते थे और लिटरेसी पर भी बहुत ध्यान देते थे। यानी कि जो आज हम लिटरेसी की बात करते हैं, जो शैक्षिक गुणवत्ताएं हैं, उस पर भी ध्यान देते थे। ये बात ध्यान रखना, इस बात को, ये आगे जाके कंटिन्यू होगी अभी साहब। ये चलता रहा। उसके बाद बात है फर्स्ट सीई ही, जब ज्यूस आ रहे थे उसी वक्त की बात है। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके बड़े बड़े संत होते हैं, उनको सेंट बोला जाता है, और इनमें से एक थे सेंट थॉमस। ये भी आए थे केरल में, और इन्होंने केरल में आकर के काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और इनको पता चला यहाँ पर कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिच है, चाहे कल्चर के हिसाब से देख लो, चाहे आप बिजनेस के हिसाब से देख लो। तो इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और इसकी चर्चा करना स्टार्ट किया यूरोप में। केरल की बात चल रही है। इसके बाद धीरे धीरे यूरोप में भी केरल के बारे में जानकारी जाने लगी, लेकिन अभी तक किसी का ऐसा उद्देश्य नहीं था कि केरल पे जाकर के कब्जा करना है या लूटना है या एकदम से वहां से फायदा उठा करके चले आना है। ऐसा अभी तक किसी का उद्देश्य नहीं था, इसलिए केरल ज्यादा हाईलाइट नहीं था इस रीच पूरे काल में। ठीक है, इसी काल के दौरान क्या होता है कि इन लोगों में लड़ाई हो जाती है, चेरा में, चोला में, और चोला लोग काफी हद तक चेरा के किंगडम को कैप्चर कर लेते हैं, काफी हद तक। जो चोला वाले हैं ये केरल चेरा के किंगडम को काफ़ी हद तक कैप्चर कर लेते हैं, और कुछ साउथ वाले भी आकर के इसको कैप्चर कर लेते हैं, और लगभग 200, 300, 400 साल तक इनमें यही लड़ाई चलती रहती है, और केरल पे काफ़ी हद तक बाकी किंगडम्स का भी दबदबा रहता है।
ध्यान रखना, केरल पर दबदबा किसका चला आ रहा है? चेरा का। अब चेरा थोड़े ढीले पड़ गए, अब बाकी लोग आकर के यहाँ पर सेटलमेंट कर रहे हैं अपना, चेरा ढीले पड़े हुए हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, 200 300 400 साल बीतते गए, और जैसे ही 6th सेंचुरी आई, 30 से 7वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहा हूँ, जैसे आज 2024 चल रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ 600 से 700 के बीच में या 800 के बीच में, ये तीनों ही ले लो, इस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। इस दौरान यहाँ पर अरब्स ने भी आना स्टार्ट किया, जो अरब पेनिनसुला के लोग हैं वो भी यहाँ पर आने लगे धीरे धीरे, क्रिश्चियंस भी आने लगे यहाँ पर, और इसी बीच केरल को और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा विदेशियों के द्वारा। यहाँ आएंगे, फायदे के लिए आएंगे, यहाँ पर आकर के रुकने लगे और अपने जो उनका मैसेज था या उनका उद्देश्य था उसको भी फैलाने लगे। इसी बीच केरल में एक बहुत बड़े संत पैदा हुए जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के बारे में हमने आपने सबने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि आदि शंकराचार्य थे कौन। आदि शंकराचार्य भारत के वो महागुरु थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत को पूरे भारत में फैलाया था। इनका जन्म केरल में हुआ था लगभग 8वीं शताब्दी में, और ये केरल में ये जान गए थे कि पूरे भारत में धीरे धीरे बुद्धिज्म फैल रहा है। अशोक के जाने के बाद पूरा भारत बुद्धिज्म की चपेट में आ गया था, बुद्धिज्म तेजी से फैल गया था। बुद्धिज्म का फैलना गलत नहीं था, बुद्ध की फिलॉसफी सर्वोच्च फिलॉसफी है, लेकिन बुद्ध की फिलॉसफी आदमी को लेथार्जिक बनाती थी, यानी कि अंदर ऐसा वैराग्य पैदा कर देती थी कि कुछ करने का मन नहीं करता था। अब मैं आपसे कहूँ कि सब कुछ मोह माया है, क्या रखा है, आईएएस बन भी जाओगे तो क्या मिल जाएगा, अंबानी बन भी जाओगे तो क्या मिल जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी हासिल कर लोगे तब भी क्या मिल जाएगा। जब आदमी को ऐसी टीचिंग्स दोगे तो आदमी कहता है अरे छोड़ो यार, जीवन में रखा ही क्या है, तो आदमी फिर कुछ करता नहीं है। इससे वैराग्य आ जाता है। इस वैराग्य की वजह से क्या हो रहा था, भारतीय कुछ कर नहीं रहे थे प्रोडक्टिव, अपने मस्त एकदम जी रहे थे और मर जा रहे थे। इसलिए शंकराचार्य को लगा कि बुद्ध जहां पहुंचाना चाह रहे हैं जिस रास्ते के जरिए, उस रास्ते के जरिए ये भारतीय लोग आलसी बन रहे हैं, क्यों ना इनको कोई दूसरा रास्ता दिया जाए जिससे कि ये वहीं पहुंचे जहां बुद्ध पहुंचाना चाह रहे हैं। वो दूसरा रास्ता था अद्वैत वेदांत का। वेदांत इंसान से ये कहता है कि भाई बात सही है कि सब मोह माया है, लेकिन मोह माया में दो तरीके की हो सकती है, उसको कंसिडर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि अरे छोड़ो क्या करना है, एक ना एक दिन चले ही जाना है, हमें तुमसे भी कोई मतलब नहीं है, हमें तुमसे भी कोई मतलब नहीं है, हमें आपसे भी कोई मतलब नहीं है, कौन अपना कौन पराया, बुद्ध, गौतम बुद्ध। और आदि शंकराचार्य का वेदांत क्या कह रहा है कि हमें आपसे भी मतलब है, हमें आपसे भी मतलब है, हमें आपसे भी मतलब है, हमारे लिए भी कोई अपना कोई पराया नहीं है, हमारे लिए सब अपने हैं। बुद्ध कह रहे हैं हमारे लिए सब पराए हैं। दोनों की ही फिलॉसफी सही है। जब हम कहते हैं कि सब अपने हैं, इसका मतलब कि कोई भेदभाव नहीं है, अच्छी चीज है। और हम कहते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है, तो मतलब ये भी कोई भेदभाव नहीं है, बात सही है। लेकिन जब हम कहते हैं किसी से मतलब नहीं है, तब हम काम नहीं कर रहे हैं, आलस आ रहा है। जब हम कहते हैं हमें सबसे मतलब है, तब हम एटलीस्ट काम कर रहे हैं। भेदभाव यहाँ भी नहीं है, ये कृष्ण की फिलॉसफी है। तो भारत की अगर नेम को देखा जाए ना, आजकल जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, नेहरू ने स्टार्ट करी थी, तो हमारा क्या था, गुट निरपेक्षता। ना हम यूएसएसआर की तरफ हैं, ना यूएसए की तरफ हैं, ना इजराइल की तरफ हैं, ना फिलिस्तीन की तरफ हैं, हम किसी की तरफ नहीं थे पहले, सही था, इंडिपेंडेंट थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसको बदल दिया है, अब ले आए हैं नेम 2। अब क्या है कि हम सबकी तरफ हैं, हम रशिया की तरफ भी हैं, हम यूएसए की तरफ भी हैं, हम ईरान की तरफ भी हैं, इजराइल की तरफ भी हैं, फिलिस्तीन की तरफ भी हैं, हमें सबसे मतलब है। तो हम पहले भी किसी गुट में शामिल नहीं थे, किसी के साथ ना होकर, हम आज भी किसी एक गुट में शामिल नहीं है, सबके साथ होकर। ये अंतर था, और यही आदि शंकराचार्य पूरे भारत में फैला रहे थे। और आदि शंकराचार्य सीधे सीधे डिबेट की चैलेंज देते थे कि मेरे से बहस करो, अगर आपका सिद्धांत जीत जाए तो मैं आपका धर्म अपना लूंगा, और मेरा जीत जाए तो आप मेरा अपना लेना। ऐसे करते करते वापस से पूरे हिंदुस्तान में हिंदुइज्म की या सनातन धर्म की बयार लेकर के आए थे आदि शंकराचार्य। इसलिए आदि शंकराचार्य को सब लोग आज भी पूजते हैं और इनका बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो आदि शंकराचार्य केरल में पैदा हुए थे, आज उसी केरल में ना तो आदि शंकराचार्य का उतना ज्यादा महत्व रहा, ना उतनी ज्यादा चर्चा करते लोग, और ना ही उनके सनातन धर्म का उतना प्रचार वहां पर रहा या उतनी ज्यादा कैपेसिटी उसकी रही। धीरे धीरे ऐसा इन्फ्लुएंस विदेशियों का होता गया, वहां पर दूसरे धर्म वाले लोगों का होता गया, कि आज वहां के जो इनहेबिटेंट्स थे वही लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए ये सीरीज मुझे बनानी पड़ रही है कि आदि शंकराचार्य का वो फिलॉसफी जिसको आज पूरा देश अपनाए बैठा हुआ है, हम सब लोग कहीं ना कहीं वेदांत को फॉलो कर रहे हैं, उसी वेदांत को आज केरल भूल चुका है, किन्हीं कारणों की वजह से। तो आदि शंकराचार्य जब 8वीं शताब्दी में पैदा हुए और उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया, तो लगभग अगले 100-150 साल में पूरे भारत में हिंदुइज्म की बयार आ गई थी, और केरल में भी आ गई थी। और जैसे ही केरल में हिंदुइज्म प्रीडोमिनेंट हुआ, वापस आने लगा,
फिर से वहां पर कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने इस चीज के लिए दोबारा से काम करना स्टार्ट किया, और लगभग लगभग 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, यानी कि इन 300-400 साल में वहां पर एक बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी हिंदुइज्म की, क्योंकि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने इस चीज के लिए अलग से भी प्रयास किए थे, जिनमें से एक थे कुलाशेखरा। कुलाशेखरा भी एक तरह से इनका वंश था पूरा का पूरा जो राज करता था, और ये 200-300 साल तक राज करते रहे। और यहाँ पर फिर से वही चीजें आने लगी जैसी पहले थी। लेकिन जैसे ही कुलाशेखरा जाने लगे, इनके अंत में यानी 12वीं शताब्दी के अंत तक चोलाज यहाँ पर फिर से आ गए, चोलाज का दबदबा फिर से बढ़ गया। ठीक है, तो पहले चेरा थे, फिर कई सारे अलग अलग किंगडम्स आ गए, फिर यहाँ पर कुलाशेखरा ने दोबारा से इसको मजबूत किया आदि शंकराचार्य के उस मूवमेंट के बाद, और कुलाशेखरा के जाने के बाद फिर से वहाँ पर जो है चोला एम्पायर फिर से आ गया। फिर यहाँ पर रवि वर्मा थे, ये भी आपके कुलाशेखरा किंगडम के एक राजा थे। इन्होंने दक्षिण केरल पर अपना दबदबा बना लिया था। यहाँ पर चोला एम्पायर पहुँच नहीं पाया था दक्षिण वाले एरिया में। देखिए ये आपका केरल है, या इसको मैप में दिखाता हूँ। ये रवि वर्मा ने क्या किया था कि चोला एम्पायर तब तक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था और इतने क्षेत्र में ये आ गया था। ठीक है, लेकिन रवि वर्मा ये वाला छोर संभाले रखे थे, कुलाशेखरा एम्पायर के थे, छोटे काल के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने इसमें अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन जैसे ही रवि वर्मा की डेथ होती है, तुरंत यहाँ पर फिर से कोलैप्स हो जाता है किंगडम, और चोला का अपना दबदबा बना रहता है। यहाँ पर दूसरे किंगडम आ जाते हैं, छोटे मोटे किंगडम थे, इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे कि कुलाशेखरा किंगडम से टकरा पाते, और बाद में वो भी हार गए। लेकिन इससे हुआ ये कि यहाँ पर भी अपना एक पार्ट केरल का तैयार हो गया था, जो बाद में जाके केरल से जुड़ा। पहले केरल से अलग था, बाद में जाकर के केरल से जुड़ा, और इस पार्ट का नाम बाद में जाकर के पड़ता है आपका ट्राइवेंडम, जिसे आज हम कहते हैं तिरुवनंतपुरम। ये वही वाला इलाका था। ठीक है, खैर, तो बात आती है लगभग 12 से 13 सेंचुरी के आसपास। उस वक्त तक क्या हुआ था कि केरल में 3 बड़े क्षेत्र बन चुके थे। एक था आपका जैमोरिन, जहां पर शासन चलता था, एक था आपका कोची, जहां पर शासन चलता था, एक था वेनाड जहां पर शासन चलता था। विद द टाइम क्या हुआ, यहाँ पर और इनके प्रोविंस बन गए, और छोटे छोटे क्षेत्र यहाँ पर तैयार हो गए, और लगभग फिर 17 सेंचुरी के आसपास की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जो जैमोरिन है बाद में कैलीघट बन गया, फिर यहाँ पर आपका कोची बन गया, फिर आपका नीचे ट्राइवेंडम बन गया, जिसे हम आज तिरुवनंतपुरम कहते हैं। ये अलग अलग प्रांत बने थे, प्रोविंस बने थे। पहले ये पूरा केरल नहीं था, अलग अलग प्रोविंस थे। ये बात समझ में आ गई। पहले क्या था, पूरा चेरा डायनेस्टी का एक रीजन था, फिर छोटे मोटे अलग अलग डायनेस्टी आते गए, टूटता गया, लड़ाई होती गई, वो सब चलता गया। फिर वहाँ पे कुलाशेखरा आए, थोड़ा उसको संभाला, लेकिन कुलाशेखरा हार गए नॉर्थ में, वहाँ चोलाज आ गए, और साउथ में एक रवि वर्मा कुलाशेखरा के बच्चे रह गए थे, संभाले रहे थे कुछ दिन तक, फिर वो भी हार गए। उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र पहले चेरा किंगडम में आता था, आज कई सारे अलग अलग किंगडम्स में बंट गया था, जिनमें से ये मैं आपको बता रहा हूँ, कैलीकट, कोची और ट्राइवेंडम, जो आज हम जानते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ साहब, इसमें बात है करीब करीब लगभग 1498 की। 1498 को 1498 को आपने सुना होगा कि भारत में वास्को डगामा आया था। वास्को डगामा जब आया, उसके बाद से असली खेल स्टार्ट हुआ था। वास्को डगामा केप ऑफ गुड होप नाम की जगह से आया था। केप ऑफ गुड होप क्या होता है साहब, ये भी देखिए। जैसे मान लो ये आपका अफ्रीका है, उसके बाद ये आपका इंडिया है, तो यहां पर बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते से आया था, ऐसा बोला जाता है, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। यहां से वास्को डगामा आया था, और वास्को डगामा के आने के बाद यहां पर पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया, और पुर्तगालियों के साथ साथ फ्रेंच आए, डच आए, बाकी अंग्रेज भी आए। उसके बाद धीरे धीरे ये जो आक्रांता आए, इनका उद्देश्य ये था कि कैसे भी केरला को या इंडिया को लूटो। क्योंकि वास्को ड गामा जब आया तो उसने आकर के सबसे पहले यहाँ मसाले देखे, अरे यहाँ तो मसाले मसाले हैं, क्यों ना इनको ले जाकर के मैं यूरोप में बेचूं, यूरोप में बेचूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। पैसे का फैक्टर यहाँ से आ गया, और यहाँ से वास्को ड गामा ने इसको लूटने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन वास्को ड गामा के कई सारे टेक्स्ट में या उससे रिलेटेड टेक्स्ट में, किताबों में कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि हम वास्तव में थे क्या। ये जो विदेशी आक्रांत आए थे, इन्होंने हमको लूटा जरूर, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया। ये इंडिया से ज्ञान को चुरा के लेके जाते थे, और वहां पर कहीं ना कहीं से दर्ज जरूर करते थे, लिखते जरूर थे, जिससे हमें आज पता चल रहा है कि अरे ये तो इंडिया का था, अरे ये तो इंडिया का था, अरे ये तो इंडिया का था। क्योंकि हम लोग तो कुछ लिखने पढ़ने में मानते नहीं थे, मतलब हम लोगों की वो वाली फिलॉसफी थी, नेकी कर और दरिया में डाल। तो हम लोग अपना क्रेडिट लेने के लिए कई चीजों को लिखते नहीं थे,
हमको लगता था ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है, लेकिन अंग्रेजों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। कोई भी खोज, चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे किसी की हो, तो इसलिए जिन चीजों को हम लिख नहीं पाए थे, एक जगह दर्ज नहीं कर पाए थे, उनको ये लोग चुरा के लेके जाते थे और दर्ज करते थे। उन्हीं में से एक खुलासा हुआ था माधवाचार्य जी का। माधवाचार्य केरल के ऐसे वैज्ञानिक कहिए, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन कहिए, कुछ भी कह लीजिए, इतने महान हस्ती थे जिन्होंने कैलकुलस दी थी। कैलकुलस जो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन की सीरीज, कॉस की सीरीज पढ़ते हैं, हमें लगता है विदेशियों ने दी है, या हम इनफाइनाइट की सीरीज पढ़ते हैं, इन्फिनिटी की वैल्यू निकालते हैं, या हम पाई की वैल्यू निकालते हैं, 22/7 की वैल्यू निकालते हैं, ये सब सीरीज माधवाचार्य जी ने लगभग 14th सेंचुरी में तैयार कर दी थी। जी हाँ, ये माधवाचार्य जी ने करी थी। आज भी आप जाकर के अगर गूगल पर सर्च करेंगे माधवाचार्य लेबनीज सीरीज या माधवाचार्य सीरीज ऐसे करके देख लेंगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि जिस 22/7 की वैल्यू निकालने का क्रेडिट लेबनीज लेता है, वो वास्तव में माधवाचार्य जी ने किया था। और इसके बारे में अच्छे खासे साक्ष्य हैं, और वास्को दा गामा के जो टेक्स्ट हैं, जो किताबें हैं, या इनके बाद जितने भी आक्रांता आए थे उनकी जो किताबें हैं, उसमें इस बात का प्रमाण है, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। इसलिए यूरोपियंस आज कैलकुलस का क्रेडिट माधवाचार्य जी को देते हैं, जिन माधवाचार्य जी के बारे में हम और आप जानते भी नहीं होंगे। देखिए हमारे माधवाचार्य जी ये हैं, ये हैं माधवाचार्य जी। ये भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन हैं, जिनकी वजह से आज कैलकुलस हम समझ पा रहे हैं। इन्होंने ही प्रूफ किया था इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सम क्या होते हैं, 22/7 क्या होता है, साइन सीरीज क्या होती है। ये है माधवाचार्य जी। 1400 के आसपास की बात है, 1400 से 1500 के बीच में, और 14-15 सेंचुरी के बीच में इन्होंने ये कार्य किया था। ये है हमारा खजाना, माधवाचार्य जी। उधर हमने बताया शंकराचार्य जी, और केरल को आज कैसा बना दिया है हमने, कन्वर्जन के नाम पर नंबर 1, ISIS में भर्ती के नाम पर नंबर 1, कर्ज के नाम पर नंबर 1, और ढक किस चीज से रहे, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट पे भी आता हूं मैं। देखिए फिर क्या हुआ, वास्को, ये है वास्को दा गामा, ये 1498 में आया था भारत में। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक और शासक आए या राजा बने केरल के, उनका नाम था मार्थनंड वर्मा। इन्होंने क्या किया, ये बड़े मतलब स्मार्ट थे। इन्होंने कहा अच्छा विदेशियों तुम आ रहे हो, धीरे धीरे यहाँ पर अपना जो है इन्फ्लुएंस जमा रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ी चालाकी के साथ जो डच लोग आए थे 1741 में, उन डच लोगों को पकड़ लिया ट्रावनकोर में, वही ट्राइवेंडम वाला जो इलाका है आज, वहां पर उनको पकड़ लिया और पकड़ के बंद कर लिया, और उनसे कहा कि ऐसा है मिलिट्री वालों, उसमें मिलिट्री के लोग भी थे, हमें अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग सिखाओ, क्या है क्या नहीं है। विदेशियों से उनकी मिलिट्री की ट्रेनिंग सीख ली और मॉडर्न टेक्निक समझ ली युद्ध करने की। अब उस टेक्निक के जरिए इन्होंने क्या किया, ट्राइवेंडम वाले इलाके को, ट्रावनकोर के इलाके को लंबे समय तक बचाए रखा विदेशियों के साथ, क्योंकि यूरोपियन वेपनरी को ये ले चुके थे, यूरोपियों की जो वेपन्स वगैरह हैं उनको सीख चुके थे, कैसे करना होता है, कैसे लड़ना होता है, उन्हीं का वेपन उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, और लंबे समय तक उनको घुसने नहीं दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, लगभग 18वीं शताब्दी चल रही थी, इसी बीच यहाँ पर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते चले गए, जिसके कारण यहाँ पर अब जो लोकल राजा थे उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जमा नहीं पा रहे थे अपना। लोकल राजाओं को अंत में अंग्रेजों के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक होना पड़ा, और इस बात पर सहमति जतानी पड़ी कि ठीक है अंग्रेजों, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, हम अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, इन लोगों ने अपने अपने प्रोविंस बना लिए, यानी अपने अपने प्रांत बना लिए, और ये प्रोविंस गवर्न होते थे ब्रिटिश काल के या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। यानी ब्रिटेन के जितने भी लोग थे, जितने भी शासक थे, वो इन सबको अपने अंडर में रखते थे और कहते थे तुम अपना राज्य चलाते रहो, थोड़ा बहुत पैसा हमें देते रहो। फिर बाद के राजाओं ने एडजस्टमेंट कर लिया था, लेकिन उस एडजस्टमेंट में भी वहाँ की एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कल्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और स्टेट को चलाते रहे ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले चला रहे थे। इसलिए लंबे समय तक इनका मामला सेट होता रहा, कोई दिक्कत ज़्यादा आई नहीं। यहाँ तक कि 1947 में भी जब भारत आज़ाद हो गया था, तब भी केरल के ये जो कोची, त्रावणकोर वाले इलाके हैं, अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, अलग अलग इनके ये प्रोविंसेस हुआ करते थे, और कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी के तहत मैं बता रहा हूँ, जब ये अंग्रेज वगैरह लोग आ गए थे, तो उनके जाने के बाद जो त्रावणकोर है, कोची है, और मालाबार रीजन है, मालाबार रीजन के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, शब्द यूज नहीं किया था। मालाबार रीजन इस ऊपर वाले रीजन को कहते हैं, जो ये देख रहे हैं कोची से ऊपर, कोची से ऊपर कैलिकट वाला रीजन है ना, इसे मालाबार रीजन भी बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसे, मालाबार तट। तो इन सब का मर्जर भी अंग्रेजों के बाद हो गया था, बट जब तक अंग्रेज यहाँ से गए नहीं थे तब तक इन तीनों प्रांतों में कुछ ज़्यादा खास दिक्कतें आई नहीं थी, अपना नॉर्मली इनका शासन चल रहा था।
अंग्रेजों के जाने के बाद जब ये 3 प्रोविंसेस से बात करी गई कि भाई बताइए इंडिया के साथ मिलना चाहते हो, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मिलना, हम अपना अलग रहना चाहते हैं। पटेल साहब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे कह दिया कि हम मिलना नहीं चाहते। लेकिन धीरे धीरे इनको कन्विंस किया गया, करते करते इनको तीनों को मिला करके एक प्रोविंस बनाया गया जिसको नाम दिया गया था केरल। और ये केरल एक राज्य बना जो इंडिया में बाकायदा एज अ राज्य इंक्लूड किया गया मिला करके, और ये किया गया था 1956 में, किया था 1956 में। जी हाँ, तो 1956 में हमने इसे एज अ स्टेट मर्ज किया था अपने देश में। उससे पहले ये प्रोविंसेस में अलग अलग बटे हुए थे। तो केरल जैसी संकल्पना तो बहुत बाद में जाकर के आई है, उससे पहले तो ये अलग अलग प्रांतों में ही रहा है, जैसा कि मैं चर्चा करता आया हूं। आज की डेट में ये है हमारा केरल। जी, अब आप कहेंगे लिटरेसी वाला फैक्टर भी बताइए। हालांकि लिटरेसी वाला फैक्टर मैं अगले वीडियो में चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन हल्की सी हिंट दे देता हूं। 1941 में जब अंग्रेज थे, उस वक्त जब ये प्रोविंस था, पूरे देश में अगर लिटरेसी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा लिटरेसी ट्रावनकोर और कोच्चि की थी। इन दोनों की लिटरेसी लगभग 47.7% थी पूरे देश में। और आप यूपी की लिटरेसी कवर करेंगे उस वक्त अगर, तो 8% थी, सिर्फ 8% ओनली। आज की बात नहीं है केरल का लिटरेट होना, पहले से था। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये हिंदू राजा थे, इन सबका जो पहला उद्देश्य होता था वो यही होता था कि हमें लिटरेसी में या पढ़ाई लिखाई में आगे रहना है। 1941 में त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे चित्तिरा थिरुनाल जी, और ऐसे ही कोच्चि के हुआ करते थे मिदुकन थिम्पुरन। इन लोगों ने वहां पर एजुकेशन पर बड़ा काम किया था, इसलिए केरल 47.7% था 1941 में। आज केरल 96% है लिटरेसी के मामले में, 96 से 98 के बीच में। तो 41 से 98 पहुंचना बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जब आपका बेस मजबूत है तो आगे भी आप पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यूपी पहले 8% था, आज 76% है, ये पहुंचना बड़ी बात है। तो हम यूपी की तारीफ और केरल की बुराई ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि केरल में लिटरेसी का जो क्रेडिट आज कम्युनिस्ट पार्टी लेती है, इनको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से ही लिटरेसी पर ध्यान दिया जा रहा था। जी, तो अब हम अगले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि 1947 के बाद क्या क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पर आज न तो रिलीजन बचा वहाँ का, न वहाँ पर कल्चर बचा, और न वहाँ के लोग लोकल बात करना चाहते। हर चीज़ को बस एजुकेशन के नाम पर ढक दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।